Hello, good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to पंचायत from House of Doodling Words. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। और आज हम ये जश्न मना रहे हैं डूडलिंग वर्ड्स की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, जिसमें हम एक शास्त्रार्थ करेंगे दो दिग्गजों के बीच में अलग अलग विषयों को लेकर। और आज का जो हमारा पहला सेशन है, हमारा ओपनिंग सेशन है, उसमें हमारे साथ एक बेहद महत्वपूर्ण गेस्ट और इस इवेंट के मॉडरेटर जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं आपका परिचय उन दोनों से करा दूं। मेरा कोई परिचय विशेष है नहीं, मैं हो सकता है इन मेहमानों का परिचय कराते कराते अपना कुछ परिचय खोज पाऊं, बिकॉज आई एम नो वन। तो आज के इस सेशन की मॉडरेटर हमारे साथ जो जुड़ चुकी हैं वो है सुप्रिया मिश्रा जी। सुप्रिया मिश्रा जी एक युवा साहित्यकार हैं और व्हाइट बर्ड ट्रेल्स की संस्थापक हैं। आप नेटफ्लिक्स से भी जुड़ी रही हैं और विभिन्न नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट्स को आपने हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट किया है। साथ ही एमएक्स प्लेयर की असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज का जो सेशन है आदरणीय निशांत जैन साहब के साथ, वो सुप्रिया जी होस्ट करेंगी। और आइए हम अब आपका तारुफ कराते हैं हमारे मेहमाने खास श्री निशांत जैन साहब से। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी कोशिश करता हूं उनका परिचय देने की, क्योंकि उनका नाम ही अपने आप में काफी है। जो नाम हम जैसे युवा सुनते हैं सो बहुत ज्यादा प्रेरणा उससे लेते हैं। आदरणीय निशांत जैन साहब हमारे साथ आज के इस सेशन के प्रमुख वक्ता के रूप में जुड़ चुके हैं। आप राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा आपने सन 2015 में ज्वाइन की और अब तक हिंदी माध्यम में सर्वाधिक अंक लाकर आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में दाखिला लिया। और वर्तमान में निशांत जैन साहब राजस्थान पर्यटन विभाग के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। और एक प्रशासक से भिन्न उनकी एक बड़ी पहचान ये है कि वे एक जाने माने हिंदी लेखक हैं। रुक जाना नहीं नाम की उनकी एक सेल्फ हेल्प पुस्तक जो बेस्ट सेलर है। और उसके अलावा मुझे बनना है आईएएस टॉपर और यूपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निबंध आदि विभिन्न पुस्तकों के लेखक श्री निशांत जैन साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं डूडलिंग वर्ड्स परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। आप अपने व्यस्त समय से ये थोड़ा सा टाइम निकालकर हमारे लिए आए। एंड शास्त्रार्थ की परंपरा में मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति का कोई काम नहीं होता है। सो अब मैं ये आगे की कार्यवाही के लिए सुप्रिया जी को अनुरोध करता हूं कि वो कृपया इस सेशन को आगे बढ़ाएं। और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। सबसे पहले तो डूडलिंग वर्ड को बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग 3 साल से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं और आज यूनिवर्सिटी है तो इसकी आप सबको बधाई। और जाहिर सी बात है कि एक इंसान से मुमकिन नहीं होता, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि यू आर नो वन, यू आर डेफिनेटली समवन हु इज हेल्पिंग दिस इंस्टीट्यूशन ग्रो एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। और मैं खुद को आज बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं निशांत जी के साथ एक बातचीत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करने के लिए मैं यहाँ आज मौजूद हूँ, जिसका सवाल मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आधी जनता जानना चाहती है। जो यंगस्टर्स हैं जिनके जो करना चाहते हैं हिंदी में कुछ, मगर जिनको समझ में नहीं आता कि एक्जैक्टली क्या किया जाए और कहाँ से शुरुआत की जाए, उनके लिए एक बहुत जरूरी सेशन साबित होगा, ऐसा कामना है मेरी भी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी। जैसा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान के आधे लोग ये जानना चाहते होंगे कि हिंदी की सहायता से करियर कैसे बनाया जाए। तो जब जैसे कि अभी आपको परिचय करा रहे थे वरुण, तो आप खुद भी एक उदाहरण है कि हिंदी की सहायता से कैसे आपने इस इंडस्ट्री में या फिर एक मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर बनाया है, मल्टीमीडिया में। तो इसी तरह से आज कुछ बात करने की कोशिश करेंगे
7-8 सेक्टर्स हैं जो मुझे लगते हैं कि जहाँ पे हिंदी की सहायता से करियर बनाया जा सकता है। तो एक एक करके उन सब पे बातें करेंगे और उम्मीद है कुछ अच्छा निकल के आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही शुरुआत करती हूँ मैं बहुत एक क्लीशे सवाल से कि पहले तो ये बताइए कि क्या बहुत जरूरी है ऐसा होना कि आप हिंदी साहित्य के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो हिंदी में करियर बनाने के लिए, कितना जरूरी है और इसके अलावा कितना स्कोप है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है साहित्य या एमए हिंदी करना, या लोगों को लगता है ऐसा अक्सर, खासतौर पे जैसे मैं फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर हूँ और मेरा हिंदी साहित्य का बैकग्राउंड भी है, तो कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हिंदी साहित्य का बैकग्राउंड अगर होता है तो ज्यादा अच्छी भाषा का प्रयोग कर पाते हैं, या फिर मीडिया में जब आर्टिकल लिखते हैं, या फिर कोई क्रिएटिव राइटिंग है, या फिर जो भी चीज है साहित्य का बैकग्राउंड, तो उसमें फायदा होता है। देखिए, साहित्य के बैकग्राउंड होने का कोई नुकसान तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि साहित्य का बैकग्राउंड होता है तो थोड़ी अलंकारिक भाषा या साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल करना होता है। अब आप तो खुद ही समझ रही होंगी इस बात को कि आज की डेट में जो हिंदी में जितनी जॉब्स निकल के आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हिंदी की जॉब्स क्रिएट हुई हैं, तो उन सब में वो क्यों क्रिएट हुई है? क्योंकि हिंदी का एक बहुत बड़ा बाजार है। हिंदी आज अगर खड़ी है तो इसलिए खड़ी है क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा बाजार है। वो मीडिया में है, वो विज्ञापन में है, वो ओटीटी और सिनेमा में है। इन सब चीजों में जो उपभोक्ता है वो हिंदी समझता है, तो इसीलिए फिर कुछ मीठा हो जाए कहना पड़ता है कैडबरीज को। तो इसलिए हिंदी खड़ी है आज भी बड़ी मजबूती से, वो उसका बहुत बड़ा कारण है हिंदी का बाजार। तो इसलिए हिंदी में जो करियर के अवसर हैं वो ज्यादातर अगर आप देखें तो वो बाजार से होकर जाते हैं। और वहां पे एक बात बहुत खास है कि चूंकि आपको आम जनता की भाषा में कम्युनिकेट करना है, तो आपकी जो भाषा है वो बहुत साहित्यिक या बहुत अलंकारिक नहीं होनी चाहिए। आपकी भाषा जो है वो एकदम एक आम आदमी जो एक नुक्कड़ पे खड़ा चाय पी रहा है, या जो एक घर में एक औरत जो है रोटी बना रही है, उसको भी समझ में आनी चाहिए। बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल 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 ये सही कहा आपने कि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो मीडिया इंडस्ट्री में खास तौर पर जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और फिल्में बन रही हैं, तो इंडियन मीडिया का एक बहुत बड़ा जो स्कोप है वो हिंदी को लेकर ही है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग क्योंकि बहुत चहल पहल की दुनिया है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करती है लोगों को, और फॉर्चुनेटली अब ऐसा भी है और ऐसा रहा भी है हमेशा से कि आप एज अ राइटर नियुक्त हो सकते हैं, आप एज अभी तो लिरिसिस्ट के लिए भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, और भी कई तरीके के काम है जहाँ पे आप हिंदी को लेकर एक फिल्म मीडिया में जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को जिनसे मैंने बातचीत की है उनको ये लगता है कि इस इंडस्ट्री में जाने के लिए या एक राइटर होने के लिए कंटेंट राइटर होना एक स्टेपिंग स्टोन है हिंदी का। तो ये आपको कितना सही लगता है? क्या जरूरी है कि अगर मुझे किसी इंडस्ट्री में जाना है तो पहले मैं कंटेंट राइटिंग करूं, उसके बाद कहीं मुझे जॉब मिलेगी या ऐसा कोई स्कोप आएगा? नहीं, बस कंटेंट राइटिंग कैन बी ए गेटवे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए आप अच्छे गीत लिखते हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं, और आपको लगता है कि मैं भी प्रसून जोशी या इरशाद कामिल या मनोज मुंतशिर या स्वानंद किरकिरे की तरह गीत लिख सकता हूँ, बिल्कुल आप लिख सकते हो अगर आपके अंदर काबिलियत है। पर सीधे आप जाओगे किसके पास मांगने के लिए कि आप जो फिल्म बना रहे हो, प्रोड्यूसर से आप कहोगे या डायरेक्टर से कहोगे कि साहब आपकी फिल्म के लिए मैं गाने लिखूंगा, कोई देगा आपको काम? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बेसिकली वो नहीं थे पर बाद में उन्होंने वो चीज भी लिखनी शुरू कर दी। जैसे कि एक उदाहरण है, राजेंद्र धोड़पकर एक कार्टूनिस्ट हैं पर अब वो आर्टिकल भी लिखते हैं। तो क्या होता है कि आप इंडस्ट्री में जब एक तरीके से किसी भी कंटेंट राइटिंग से या किसी और तरीके स्क्रिप्ट राइटिंग से या डायलॉग राइटिंग से आप उसमें एक बार एंट्री पा लेते हो, तो फिर बाद में वहां जाके आप दूसरी चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और कई लोग ऐसे लकी भी होते हैं जो सीधे जो चाहते हैं वही उसी में सीधे एंटर करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा लाइक मान लीजिए हम कंटेंट राइटिंग के थ्रू हम अंदर चले जाते हैं, तो क्या क्या स्कोप्स मीडिया में है हिंदी को लेकर? देखिए, थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चरल वे में बात करें, आपका जो आज की जो कन्वर्सेशन है
उसको मैंने थोड़ा सोचा था उस पे, तो मैंने उसको 7 सेक्टर्स में बांटा कि देयर आर 7 मेजर एरियाज जहां पे हिंदी में करियर की संभावनाएं खुलती हैं। तो जिसमें से एक सवाल तो अभी आपने पूछ लिया, तो पहले तो मैं उसी का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला क्षेत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल और आगे आने वाले लगभग 1-2 दशकों तक तो रहने ही वाला है, वो है मीडिया का फील्ड। और मीडिया में, अब मीडिया का मतलब वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले हुआ करता था। मीडिया का मतलब केवल अखबार नहीं है, मीडिया का मतलब केवल पत्रिकाएं नहीं है, मीडिया का मतलब केवल टीवी नहीं है, मीडिया का मतलब लल्लन टॉप भी है, जो एक केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ना तो उसका कोई चैनल है, ना उसका कोई अखबार है, ना उसकी कोई मैगजीन है, वो केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से रन कर रहा है। तो इस तरह से अगर मीडिया को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मीडिया में कैसे कैसे अवसर हैं, तो प्रिंट मीडिया तो है ही, वो हमेशा रहेगा। प्रिंट मीडिया में अवसर, रोजगार हमेशा था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। प्रिंट मीडिया में आप भर्ती होते हैं तो आप जब पहली बार जाते हैं वहां पे, तो आपको एक ट्रेनी जर्नलिस्ट बनते हैं या फिर आप सब एडिटर कहलाते हैं। वहां पे आपको डेस्क पे काम मिलता है, फिर आपको फील्ड में रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। फिर जब थोड़े सीनियर हो जाते हैं तो आपको वहां पे फिर सीनियर सब एडिटर, डिप्टी एडिटर, इस तरह से आपका प्रमोशन होता चला जाता है और आप एक पर्टिकुलर डेस्क के हेड बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सीनियर बन गया तो मैं जो न्यूज़पेपर है उसकी जो फाइनेंशियल डेस्क है उसको मैं हेड कर रहा हूं, या फिर मैं उस न्यूज़पेपर की जो फीचर डेस्क है, लाइफ स्टाइल, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, उसको हेड कर रहा हूं। और भी सीनियर हो जाओ तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप उस पूरे न्यूज़पेपर के ओवरऑल एडिटर बन जाए। तो प्रिंट मीडिया की मैं बात कर रहा था। इसी तरह का कुछ तरीका इलेक्ट्रॉनिक में भी है। इलेक्ट्रॉनिक में भी यही होता है कि शुरू में आप जो है या तो एंकर या किसी और पोस्ट पे आप वहां पे आपको कॉपी राइटर या कंटेंट राइटर के रूप में लिया जाता है, और बाद में आप ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जैसा भी आपका पोटेंशियल है और जैसा भी आपका काम है उसके हिसाब से आप आगे एडिटर तक भी जाते हो। कई लोग तो ऐसे भी हैं, हम लोग जब मैं छोटा था तो रजत शर्मा का एक आता था दूरदर्शन पे, आंखों देखी, और उसके बाद वो अभी है ना, उसके बाद वो उन्होंने अपना चैनल ही खोल लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपॉर्चुनिटी बनती है। इसके बाद तीसरा जो मैं अब लल्लन टॉप वाली बात उदाहरण दिया था मैंने आपको, ऐसे बहुत सारे हैं, स्क्रोल, द प्रिंट, न्यूज लॉन्ड्री और स्वराज्य मग, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जो न्यूज वेबसाइट्स हैं और फीचर वेबसाइट। तो उन सब में उसे वेब मीडिया कहूंगा, मेरे हिसाब से वो वेब मीडिया शब्द ठीक रहेगा। तो वेब मीडिया के अंतर्गत बहुत सारा काम है, डिजिटल मीडिया का काम है। इन सब के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, इन सब के अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के उनके ऊपर हैंडल्स हैं। उनके माध्यम से लगातार ये लोग, आजकल क्या हो गया कि चूंकि लोग कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम है और बहुत सारे हमारे जैसे ऐसे लोग हैं जो टीवी नहीं देखते, हो गया, तो वो फिर सोशल मीडिया से न्यूज अपनी प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, टीवी वाले आजकल छोटे छोटे कुछ मिनट्स के बुलेटिन डाल देते हैं सोशल मीडिया पर। तो इस तरह से कुल मिला के मीडिया जो है वो आपस में तीनों इंटर रिलेटेड है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया। उन तीनों में करियर की बहुत ज्यादा संभावना है। और अगर इसके लिए कैसे बात करें कि कैसे इसमें एंटर करें, तो उसके लिए कोर्सेज होते हैं। जैसे एक कोर्स होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, जिसमें आप जर्नलिज्म में और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है, आप चाहें तो मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन में। जैसे कि एक देश का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो IIMC का नाम आपने सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो दिल्ली में है, भारत सरकार का है। उसके अलावा और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी और आजकल मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज में मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं। तो ये तो मीडिया में करियर की बात। बिल्कुल। यहाँ पे क्योंकि आपने मास कम्युनिकेशन की बात की तो मुझे एक जॉब स्कोप और याद आता है कि रेडियो जॉकी की जो जॉब है, हालांकि रेडियो पहले बहुत ज्यादा चलता था जब टीवी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बट उसके बावजूद भी आज के डेट में भी मुझे लगता है कि रेडियो के लिए जो दिलचस्पी है लोगों की वो कम नहीं हुई है।
और बहुत सारे लोग जिनकी आवाज अच्छी है या जिनको अच्छा बोलने का हुनर है, वो लोग रेडियो जॉकी भी बनना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या तरीका है, वो किस तरीके से बन सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली ये इसका ही एक पार्ट है। अच्छा वो आपने उसका जिक्र किया। रेडियो कम नहीं हुआ है एक्चुअली, मैं बताता हूँ कैसे। रेडियो एक्चुअली बढ़ा ही है आगे। आप देखिए कि जो रेडियो के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी आप नाम लें, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, रेडियो सिटी, ये जो बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा आजकल हर ठीक ठाक जो भी शहर है उसका अपना रेडियो भी है। हर जगह अपने अपने रेडियोज भी खुल गए हैं और हर जगह रेडियो का काम आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं राजस्थान में देखूं तो दैनिक भास्कर ने बिग एफएम खोला हुआ है, राजस्थान पत्रिका ने एफएम तड़का खोला हुआ है। ऐसे करके हर मीडिया प्लेटफॉर्म वालों ने अपना एक रेडियो जो है वो प्लेटफॉर्म खोला हुआ है। तो रेडियो में भी बहुत स्कोप है और जिन लोगों की आवाज में खनक है, जिन लोगों की आवाज में क्लैरिटी है, जिन लोगों की आवाज में एक दम है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और रेडियो के साथ एक और ऑप्शन खुलता है जिनकी आवाज वॉइस ओवर अच्छा है, उसके लिए पॉडकास्ट। पॉडकास्ट तो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि मैंने रुक जाना नहीं नाम की किताब लिखी। अब वो रुक जाना नहीं नाम की जो किताब है वो ऑडियो बुक के रूप में भी कन्वर्ट हो गई और ऑडियो बुक के रूप में आप उसको सुन भी सकते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो आप सुन भी सकते हैं। वो कैसे सुन रहे हैं? किसी वॉइस आर्टिस्ट जो है, जिसकी आवाज है वो प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट है, उसने उसको वॉइस दी है और वो स्टोरी टेल ऐप है या ऑडिबल ऐप है, इन पे अवेलेबल है। तो इसलिए रेडियो वाला काम और रेडियो के साथ साथ पॉडकास्ट भी एक बड़ा करियर है आजकल। जैसे उदाहरण एक और, नवभारत टाइम्स एक अखबार है, उन्होंने एक वेबसाइट शुरू करी नवभारत गोल्ड, जिसमें क्या है कि जो भी रिटन कंटेंट है साथ में एक लिंक भी है जिसमें क्लिक करके अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो सुन सकते हैं। ऐसे ही अभी आज तक रेडियो शुरू किया है, जो एक्चुअली रेडियो नहीं है, वो केवल एक वेबसाइट पे जाके आप पॉडकास्ट सुनने का लिंक की वेबसाइट है। तो इस तरह से अच्छा एक तो चीज कि जो आरजेज हैं, मैंने बताया ना, क्योंकि मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप आरजे हैं, जैसे कि अगर देश के जो बड़े आरजेज हैं उनकी बात करें तो आरजे नवेद, आरजे रौनक, आरजे कार्तिक, आरजे प्रवीण, ये लोग सबके सब जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत एग्रेसिवली अवेलेबल है। अगर आप इनके इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल देखें तो इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और ये जो चीजें रेडियो पे बोलते हैं साथ ही उसको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं। तो इसलिए आजकल ये जितने भी मीडिया फॉर्म्स हैं ये सब सोशल मीडिया उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चौथा सोशल मीडिया। बिल्कुल। मैं तो नीलेश मिश्रा साहब को बहुत बहुत फॉलो करती हूँ हर जगह, क्योंकि पहले हम उनको रेडियो पे सुना करते थे और अब क्योंकि वो हमें ऐसा होता है कि एक्सेसिबल है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो उन तक पहुंच पाना बहुत और आसान हो जाता है। यू डू नॉट हैव टू वेट कि वो रेडियो पर्टिकुलर टाइम पे आएगा और तब हम उनको सुनेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ऑडियो की, तो मुझे लगता है कि ये जो वॉइस ओवर अभी हो गया, मेरा मतलब था डबिंग का जो काम हो गया अभी फिल्मों में मीडिया का, ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। जो लोग फिल्म साइड पे जाना चाहते हैं और हिंदी ऑडियो पसंद है, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। बिल्कुल। डबिंग का एक्चुअली वो सिनेमा में, जब हम सिनेमा की बात करेंगे तो उसमें सिनेमा में वो डबिंग में भी बहुत स्कोप है। डबिंग भी एक तरह का ट्रांसलेशन है, मतलब वो ट्रांसलेशन की जगह उसको मेरे ख्याल से ट्रांसलिटरेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन, हाँ सही वर्ड उसके लिए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है। तो वो भी बहुत अच्छा करियर है और उसमें वेल पेड भी हो, बहुत बहुत अच्छे से वहां पे आपको अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या जो बॉलीवुड मूवीज हैं, वहां पे जब डबिंग होती है, सबटाइटल का जो काम होता है, डबिंग अलग चीज है और सबटाइटल अलग चीज है। तो डबिंग में तो क्या हुआ कि वॉइस को ही डब कर दिया गया और सबटाइटल है कि कई बार मूवी को डब नहीं किया जाता, केवल कई भाषाओं में सबटाइटल के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो दोनों तरह से हम लोग फिल्में देखते हैं, तो डबिंग में और सबटाइटल दोनों जगह बहुत स्कोप है। और एक्चुअली अच्छे ट्रांसक्रिप्टर्स की जरूरत है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं सबटाइटल्स में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी गलतियां होती हैं अभी भी। जी
मैंने खुद कई ट्रांसक्रिप्शन किए हैं। नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है मनी हाइस्ट का शायद सुना होगा आपने, और इस तरीके की और कई सीरीज हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो आप बात कर रहे थे कि हम ट्रांसक्रिप्ट करते हैं और जो लोग उसको डब करते हैं, फिर वो डबिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट पे चला जाता है। बट हिंदी में मुझे लगता है कि एक ये बहुत अच्छा स्कोप ये भी है कि अगर आप बोलने में आपका हुनर इतना अच्छा नहीं है, मगर अगर आपकी हिंदी की पकड़ साहित्य के तौर पे बहुत अच्छी है और बोलचाल हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, तो उसमें आप ट्रांसक्रिप्शन का भी काम ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फिल्म लाइन में जाने वालों के लिए ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि हम ऑलरेडी अब यहाँ तक आ ही गए, ट्रांसक्रिप्शन तक आ ही गए हैं, तो आप फिर बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, और एक्टिंग के अलावा, क्योंकि एक्टर्स तो ऑब्वियसली एक्टिंग एक नोन फेस है और लोगों को ऑलमोस्ट पता ही है उसके बारे में, बट एक्टिंग के अलावा और क्या क्या चीजें हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो की जा सकती हैं हिंदी के थ्रू? बिल्कुल सही है। एक्टिंग तो वैसे भी, एक्टिंग तो लैंग्वेज स्पेसिफिक है भी नहीं, एक्टिंग तो अभी एक्टिंग स्किल से मिलती है, ड्रामा और जो लोग एनएसडी वगैरह करते हैं वो सब चीजें हैं। अगर भाषा की बात करें हिंदी की, तो सबसे बड़ा स्कोप तो वो कंटेंट राइटिंग का, स्क्रिप्ट राइटिंग का स्कोप है सबसे बड़ा। पटकथा लेखन जिसको बोलते हैं, कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आपने कंसीव किया, उस आइडिया को आपने एक पूरी कहानी का रूप दे डाला, एक स्क्रिप्ट का रूप दे डाला, उसके बाद आपने अब वही बात है कि लेकिन अब स्क्रिप्ट तो निकली, पर वो स्क्रिप्ट को का फिल्मांकन होगा या नहीं होगा, वो एक बहुत टिपिकल सवाल है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो मुंबई में गए हुए हैं, स्क्रिप्ट उनकी बहुत अच्छी है, वो उनकी स्क्रिप्ट इंडस्ट्री ने खरीद भी ली है, प्रोड्यूसर्स ने, और उन पे फिल्म नहीं बन पा रही है। क्योंकि एक फिल्म जो बनती है उसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, और इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है कि वो फिल्मों की स्क्रिप्ट तो खरीद के रखते रहते हैं, और वो उसमें से अगर 100 स्क्रिप्ट खरीदते हैं तो उसमें से 5 पे भी फिल्में नहीं बनती। तो पर लेकिन ये स्कोप है स्क्रिप्ट राइटिंग का, ये केवल फिल्मों के अलावा फिर वो टीवी में भी है। जो आपके धारावाहिक हैं, जो आपके टीवी पे आते हैं, शोज आते हैं, या आप किसी चैनल के लिए कोई ट्रैवल शो बना देते हो, मतलब स्क्रिप्ट तो हर चीज में चाहिए। यानी अगर ट्रैवल शो को होस्ट कर रहे हो तो आप उसके लिए स्क्रिप्ट तो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट केवल फिक्शन स्टोरी वाली नहीं है, स्क्रिप्ट नॉन फिक्शन भी हो सकती है। दूसरा स्कोप है डायलॉग राइटिंग का। एक आदमी है जो स्क्रिप्ट लिखता है पर डायलॉग अच्छे नहीं लिख सकता, ऐसा भी हो सकता है। और एक आदमी है जो स्क्रिप्ट भी लिख सकता है और डायलॉग्स भी लिख सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मेरे खुद के बचपन के दोस्त का, सुमित अरोड़ा है, जिन्होंने स्त्री फिल्म के डायलॉग्स लिखे, उनको बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड भी मिला था। और अभी जो फैमिली मैन का सीजन 2 अभी आ रहा है, सीजन 1 के डायलॉग्स उन्होंने लिखे थे फैमिली मैन के, उसके लिए उनको बेस्ट डायलॉग राइटर ओटीटी का भी मिला था। वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था और शुरू से लिखने का क्योंकि शौक था, एंड स्क्रिप्ट भी लिखता है वो, डायलॉग्स भी लिखता है। तो अब वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तो कुल मिला के एक स्क्रिप्ट राइटिंग और एक डायलॉग राइटिंग, और तीसरा जो आप शुरू में ही कह रहे थे लिरिक्स राइटिंग का। पर अगेन वही चीज है कि इन सब चीजों में, जितनी भी ये तीनों चीजें हैं बॉलीवुड की, इनमें ब्रेक मिलना बहुत बड़ी चीज है। आपको ब्रेक कैसे मिलेगा वहां पे? एक्टिंग में भी है ये बात। और चौथा आपने जो बताया अभी, वो है डबिंग और सबटाइटल वाला, ट्रांसक्रिप्शन वाला जो काम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल बॉलीवुड में। और बॉलीवुड की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं इसमें ओटीटी को इंक्लूड करके मान रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी सिनेमा तो वैसे भी चल ही नहीं रहे हैं अभी तो, और जब चलेंगे भी तो भी ओटीटी इज नाउ सो पॉपुलर एंड सो कॉमन कि ओटीटी तो अब हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये अभी हमने बात की मीडिया की बात की और सिनेमा की बात की। इसके अलावा आपकी आवाज कम आ रही है। आपने अच्छा एक सेकंड। जी अभी ठीक है? हाँ हाँ, तो अभी हमने मीडिया की बात की और सिनेमा की बात की। इसके अलावा आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में आपने हिंदी से लेके आईएएस क्लियर किया, तो कितना डिफरेंस आ जाता है अगर आप हिंदी से आईएएस क्लियर करते हैं या हिंदी से नहीं क्लियर करते हैं, तो दोनों के जॉब स्कोप में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं? नहीं, जॉब स्कोप में थोड़ी डिफरेंस आएगा मैडम, एग्जाम भी सेम है, जॉब स्कोप में कोई डिफरेंस नहीं आता, राइट? हाँ, केवल ये तो एक माध्यम है। जैसे सरकार ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं एग्जाम,
हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं, और संविधान में जो 22 भाषाएं हैं आधिकारिक रूप से, उन 22 की 22 में दे सकते हैं। हाँ? जी एग्जैक्टली। मैंने तो सिर्फ बहुत सारे एग्जाम दिया है, बाकी काम तो सबको जी। सेम ही करना है। हाँ जी हाँ, तो एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके थ्रू यही था कि गवर्नमेंट सेक्टर में जब हम काम करना चाहें हिंदी को लेके, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ढूंढने के लिए हिंदी के क्या क्या स्कोप्स हैं और उसके लिए क्या प्रोसीजर है? ये अच्छा सवाल है बहुत। गवर्नमेंट में देखिए, एक तो जो बिल्कुल बेसिक हम सब लोग समझते हैं वो है हिंदी का टीचर बनना या हिंदी का प्रोफेसर बनना। अब वो टीचिंग तो आपको पता ही है कि 3 लेवल्स पे होती है, एक प्राइमरी लेवल, एक सेकेंडरी लेवल और एक हायर एजुकेशन। तो तीनों ही जगह हिंदी में टीचर की पोस्ट होती हैं। प्राइमरी टीचर में भी हिंदी एक सब्जेक्ट है, सेकेंडरी में भी है, और हायर में जो डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, हिंदी विभाग जो होता है वहां पे वैकेंसीज होती हैं। तो ये तो एक बिल्कुल ट्रेडिशनल एक मतलब है रोजगार, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन उसके अलावा क्या है, वो मुद्दे की बात है जो हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं। तो उसके अलावा सरकारी क्षेत्र में अगर आप देखें, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा स्कोप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चूंकि राजभाषा एक्ट लागू है, उसके कारण क्या होता है कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो अभी 2 हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो होता क्या है कि जैसे कोई भी ऑर्डर है वो पहले जनरली इंग्लिश में बनता है, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है। जैसे कोई भी एक्ट होएगा, लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में, तो वो दोनों भाषाओं में एक साथ वहां पे देना पड़ता है सांसदों को। तो इस तरह से क्या है, हमारे देश में जैसे बैंक है, तो बैंक में जो डिपॉजिट की जो स्लिप है, जब आप बैंक जाते हो, आजकल तो बहुत कम हम लोग बैंक जाते हैं, तो वो पर्ची जो है वो दोनों भाषाओं में होती है, हिंदी इंग्लिश। तो वो हर चीज बाइलिंगुअल होती है भारत सरकार में। पोस्ट ऑफिस में जाओगे आप, प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में जाओगे, जहां भी आप भारत सरकार में डील करोगे, तो वो बाइलिंगुअल पे फोकस करते हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि भारत सरकार की नौकरियां जो हैं, जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनमें वैकेंसीज निकलती है ट्रांसलेटर की, और वो निकालता है एसएससी। एसएससी का नाम आपने सुना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी जी जी। वो उसका एग्जाम होता है, और उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है या तो आप बीए इंग्लिश और एमए हिंदी हो, या फिर आप बीए हिंदी और एमए इंग्लिश, दोनों तो एक लेवल पे वो, एक लेवल पे वो होना चाहिए। साथ में एक 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेशन में, जिसको बोलते हैं जनरली पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। मैंने भी किया हुआ है पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, और मैं 2 साल पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर रहा हूँ आईएएस बनने से पहले। ओके। तो इसलिए, और एसएससी का एग्जाम भी मैंने दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी, पर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, पार्लियामेंट में ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था। तो कुल मिला के ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा स्कोप है। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, आजकल क्योंकि ट्रांसलेशन में इतना ज्यादा काम है कि कई बार गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी ट्रांसलेशन कराती है। कोई बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, कोई बड़ी चीज होती है, तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कराना होता है, तो उसके लिए वो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कुछ लोगों को रख लेती है। जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, जैसे दूरदर्शन है, इन लोगों को भी कराने होते हैं। तो कई बार जब इनकी कैपेसिटी से बाहर का काम हो जाता है, तो फिर वो बाहर से हायर करते हैं एजेंसीज को। तो आजकल मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ट्रांसलेशन फर्म्स हैं। जैसे एक लॉ फर्म होती है जो लीगल एडवाइस देने का काम करती है, ऐसी ट्रांसलेशन फर्म्स होती हैं जो ट्रांसलेशन का ठेका लेती हैं कि भाई ये है, हम आपके लिए ट्रांसलेशन करेंगे, उसकी ये शर्तें होंगी, इतने रुपए पर वर्ड या इतने रुपए पर पेज पेमेंट होगा, और वो हम आपको करके देंगे। ये जो पब्लिशर होते हैं, पब्लिशर भी जो होते हैं, वो खुद ट्रांसलेशन थोड़ी करते हैं, वो किसी ट्रांसलेटर से कराते हैं। मान लो मेरी बुक, अब मेरा उदाहरण, मैं हर चीज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे रुक जाना मेरी किताब है, अब उसका ट्रांसलेशन वो हिंदी में बहुत हिट हुई, तो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हुआ, जो एक ट्रांसलेटर ने किया, डोंट यू क्विट के नाम से, वो वेस्टलैंड से अभी आई है। तो वो ट्रांसलेशन अगेन ऑब्वियसली उसको ऑथर भी दोबारा चेक करता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में उसका जो मूल भाव है वो खत्म नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से पब्लिकेशन इंडस्ट्री में, मीडिया में, गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा बनकर उभरा है। और कारण ये भी है कि इंडिया में ना बहुत सारी भाषाएं हैं, लिटरेचर में भी ट्रांसलेशन होता है। जैसे कोई कन्नड़ नॉवेल है और वो इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट होके हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से ट्रांसलेशन गवर्नमेंट में भी बहुत बड़ा वो है। इसके अलावा गवर्नमेंट में अगर वो देखें आप, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में वही है
कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें हिंदी का एक पेपर होता है, जैसे IAS और स्टेट सर्विसेज के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं, SSC के और कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जो हिंदी भाषी राज्य, उसमें हिंदी का एक पेपर होता है, एक जनरल हिंदी, तो उसके लिए भी हिंदी काम आती है वहां पे आपके। और अगर केवल गवर्नमेंट से बाहर थोड़ा सा चले तो एक और काम है जो पब्लिकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आता है हिंदी से, वो है प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग का काम। मैं 10th क्लास के बाद पार्ट टाइम प्रूफ रीडिंग करता था, क्योंकि मैं मेरठ से हूँ, वहां पे बहुत सारे पब्लिकेशंस होते थे, तो मैं प्रूफ रीडिंग का काम मैंने कई साल तक पार्ट टाइम किया है। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि कोई बुक जब आती है या कोई बुक जब कोई भी कंटेंट जब छपता है, मैगजीन छपती है, तो उसका प्रूफ रीडिंग की जाती है ताकि उसमें करेक्शंस ना रह जाएं या उसकी प्रॉपर एडिटिंग हो जाए। तो वो काम प्रूफ रीडर करते हैं, और एडिटर भी मोर और लेस वही काम करते हैं, बस एडिटर उसको फाइनल टच देते हैं। तो ये भी एक रोजगार है गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा। मैं एक जो सेक्टर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है। प्रकाशन, प्रकाशन, पानी प्रकाशन, युग्म प्रकाशन। जी, ट्रांसलेशन की जैसे आपने बात की, तो यहाँ पे हमने नेशनल लेवल ट्रांसलेशन की बात की, गवर्नमेंट जॉब, इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स की बात की, बट ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ा स्कोप तब भी देखा जाता है जब हम इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं हिंदी को लेकर या अन्य किसी भाषाओं को लेकर। ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ा रोल वहां पे भी प्ले किया जाता है। एम आई राइट? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ट्रांसलेशन के साथ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। ट्रांसलेशन के साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी एक चीज है। ट्रांसलेशन तो आप लिख के कर रहे होते हो, इंटरप्रिटेशन में आप बोल के मौके पे ऑन द स्पॉट उसको बता रहे होते हो उसका मीनिंग। जैसे आप कोई उदाहरण बताता हूँ, पार्लियामेंट में जब आप देखते हो कभी लोकसभा टीवी पे या पे, तो क्या होता है कि सभी एमपीज जो है अपने हेडफोन लगाए हुए होते हैं। वो हेडफोन क्यों लगाए हुए होते हैं? क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई एमपी तमिल में बोल रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में आपको अलाउड है कि 22 भाषाओं में से किसी में भी बोल सकते हैं, कोई एमपी तमिल में बोल रहे हैं पर तमिल ज्यादातर एमपीज नहीं समझते, तो वो जो माइक्रोफोन, जो हेडफोन उन्होंने लगाया हुआ है, उसमें उनको हिंदी में ही सुनाई दे रहा है या इंग्लिश में सुनाई दे रहा है। वो कैसे सुनाई दे रहा है कि बैकएंड पे एक इंटरप्रिटेशन रूम बना हुआ है जहां पे सारी भाषाओं के इंटरप्रेटर गवर्नमेंट ने भर्ती कर रखे हैं पार्लियामेंट में, और वो ऑन द स्पॉट साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन करते हैं, और वो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो उधर बोल रहे हैं तमिल में और आपको साइमल्टेनियसली हिंदी में सुनाई देता है। तो इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा स्कोप है, थोड़ा सा लिमिटेड है, पर जब टूरिज्म दोबारा से कोविड के बाद एस्टेब्लिश हो जाएगा, इसको हिंदी में दुभाषिया बोलते हैं। जैसे कोई चाइनीज टूरिस्ट है और वो इंडिया आया, उसको ना इंग्लिश आती ना हिंदी आती, तो वो जब घूमेगा तो उसको एक इंटरप्रेटर लेके घूमना पड़ेगा साथ में। इसलिए जो ज्यादातर टूरिस्ट गाइड होते हैं वो एक साथ कई सारी भाषाएं जानते हैं, क्योंकि वो साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कई लोगों के, मतलब ये बहुत बारीक सी चीज है जो अक्सर मिस हो जाती है। तो बिल्कुल जी जी। तो हाँ जी, ये जो मेरा सवाल था, मैं वापस वहां आना चाहूंगी कि इंटरनेशनली जब हम बात करते हैं हिंदी के जॉब स्कोप्स की, तो वहां पे और क्या क्या है या और किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, फिर मुझे याद आती है एक और चीज कि भारत सरकार का गवर्नमेंट सेक्टर में भी इंटरनेशनल लेवल पे हिंदी में रोजगार होता है। वो ऐसे होता है कि भारत सरकार के जितने भी दूतावास हैं उनमें ज्यादातर में हिंदी का भी एक आदमी बैठा होता है, जो हिंदी अधिकारी बोलते हैं उसको, या फिर राजभाषा अधिकारी बोलते हैं। वो क्या करता है, हिंदी को प्रमोट करता है, साथ में इंडियन कल्चर को प्रमोट करने का काम करता है। तो वो भी एक स्कोप है। बाकी वो तो वर्ल्ड ओवर है ही कि वर्ल्ड ओवर जो सबसे ज्यादा भाषाओं के क्षेत्र में रोजगार का माध्यम है वो ट्रांसलेशन ही है। ट्रांसलेशन जो है वो पूरी दुनिया का एक कल्चरल ब्रिज है, क्योंकि ट्रांसलेशन केवल लिटरेचर का नहीं होता, ट्रांसलेशन मीडिया के आर्टिकल्स का भी होता है, ट्रांसलेशन बुक्स का होता है, फिक्शन, नॉन फिक्शन। ट्रांसलेशन जो डबिंग है वो भी तो एक तरह का ट्रांसलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग मूवीज को डब कर रहे हैं, वो एक तरह का वीडियो ट्रांसलेशन है, और है तो वो भी ट्रांसलेशन है। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो जब हम बात कर रहे हैं इन सारे वर्क स्कोप्स की हिंदी को लेकर, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स रहती हैं कि हिंदी में उतना स्कोप नहीं है जितना इंग्लिश में है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि पहले के हिसाब से जो हिंदी में हमारे पास स्कोप था और अब जो स्कोप है उसमें डिफरेंस आया है? और डिफरेंस अगर आया तो हम लोग अभी भी एक जगह पे स्टक हैं हिंदी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो। देखिए ऐसा है कि डिफरेंस तो आया है, और डिफरेंस जो है वो देखो दोनों तरह से है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां हिंदी में रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर हम कॉर्पोरेट में बात करें, कॉर्पोरेट में हिंदी का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, या फिर इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, इन सब में सब कुछ इंग्लिश में होता है। लेकिन जब हम मीडिया, मैंने बताया जैसा कि पहले भी, मीडिया सभी तरह का मीडिया और सिनेमा और एडवर्टीजमेंट एंड मार्केट, इन सब चीजों में हिंदी का इस्तेमाल काफी होता है। इसके अलावा ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया, क्रिएटिव राइटिंग एक जो क्षेत्र है वो हमसे छूट गया। अगर आप हिंदी पे अच्छी पकड़े तो आप राइटर भी बन सकते हैं, और राइटर बनने के लिए बुक लिखने के अलावा आप किसी न्यूज़पेपर में कॉलम भी लिख, आप कोई फीचर लिख सकते हैं। कुल मिला के क्रिएटिव राइटिंग में हाथ आजमा सकते हैं, यहाँ तक कि आप कवि भी बन सकते हैं और मंचों पे कविता बोल सकते हैं, उसमें भी कमाई होती है। आज में अगर हम देखें तो कुमार विश्वास जो हैं वो मूल रूप से कवि तो हैं, और वो मंचों पे कविता बोलते हैं। आज वो, उनके ट्विटर पे 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनके यूट्यूब पे कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं जो उनकी कविताओं को सुनते हैं। तो देखिए वो ये कि स्काई इज द लिमिट है। क्रिएटिविटी आपके अंदर जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा आपके पास एक मतलब एक वो सब्सटेंस होगा, उतना ही आगे आप जाएंगे। तो इसलिए हिंदी में स्कोप की तो कोई कमी नहीं है, और मीडिया और विज्ञापन और सिनेमा में हिंदी में स्कोप बढ़ा है पिछले दिनों, घटा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ऐसी कोई हवा में बात नहीं करूंगा। बाकी सेक्टर्स में जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें स्कोप लगातार कम हुआ है हिंदी। तो मेरा दरअसल अगला सवाल यही था, जहाँ पे अभी आपने हिंदी में क्रिएटिव राइटिंग की बात की और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपने लिए। तो मेरा सवाल यही था कि कोई अगर सिर्फ हार्डकोर पोएट्री कर रहा है या सिर्फ हार्डकोर राइटिंग कर रहा है, तो क्या उसके लिए सस्टेन करना मुमकिन है? क्योंकि ज्यादातर लोगों से जब अगर बातचीत करते हैं तो गिने चुने हाथ के 10 लोग अगर हम गिने जिन्होंने पॉपुलैरिटी पा ली है या जिनकी किताबें फेमस हो गई हैं, जो या फिर जो एक फेमस कवि हो गया है, उसके अलावा जो लोग हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कविता कह के करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ कोई नॉवल लिख के कविता अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई फुल टाइम सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग या कोई पोएट है, कोई राइटर है, वो करियर बनाना चाहे तो उसके लिए कितना पॉसिबल है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। जनरली सवाल लोग बहुत करते हैं। मैं आपसे पहले मैं सवाल एक पूछना चाहता हूँ। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं आईपीएल में खेलना चाहता हूँ, या फिर मैं इंडियन नेशनल टीम के लिए क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। पूरे देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से अगर 1/3 लोग चाहते हैं क्रिकेटर बनना, तो क्या वो बन सकते हैं? 11 लोगों में आ सकते आएंगे तो 11 लोग ही ना। तो क्रिएटिविटी के फील्ड की एक अच्छी बात यह है कि हालांकि वही वाली बात जो आप कह रहे हो ना कि फेमस तो 10-12 लोग ही हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, और वो हिंदी की किसी ट्रांसलेशन फर्म में, हिंदी की किसी एडवर्टीजमेंट फर्म में, हिंदी के किसी टीवी चैनल में, हिंदी के किसी डबिंग या ट्रांसक्रिप्शन के काम में जैसे आप कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम अभी नहीं जानते और वो हिंदी से रोजगार पा रहे हैं। जैसे मैं एक दोस्त को जानता हूँ, वो कई लोग हैं जो गूगल में उनको बहुत अच्छे पैकेजेस मिले हैं हिंदी के काम के लिए, माइक्रोसॉफ्ट में मिले हैं। एक मेरा फ्रेंड booking.com में ट्रांसलेशन का काम करता है। तो ऐसे 10-12 लोग जो आप कह रहे हो ना, वो हर दुनिया में हर सेक्टर में 10-12 लोग ही फेमस होते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो रोजगार नहीं कमा रहे। नहीं, सवाल मेरा ऐसा था कि जैसे कि मैं कविताएं करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये सोचूं कि मैं सिर्फ कविताएं करके या मैंने अपनी कविताओं का एक संग्रह बना के पब्लिश करा दिया उसको, और सिर्फ वहां से मुझे पैसे आए, एक या मान लीजिए 2, 3, 4 जो भी जितना भी मैंने लिखा है, या वो कविताओं को मैं मंच पे पढूं,
तो क्या सिर्फ उससे मैं एक सिक्योर लाइफ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जॉब तो एनीवे करनी पड़ रही है कविताओं के अलावा। ये बात कविताओं देखिए, वो तो ऐसा है ना कि मैं भी अपनी जॉब के साथ ही लिखता हूँ ना। ये तो आपकी चॉइस है, आप कितना कमा पा रहे हो वो आपको देखना है, और आपकी जीवन में कितनी जरूरत है, कितने रुपए महीना आपको अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए। अगर आपको सर्वाइवल के लिए 50,000 रुपये महीना चाहिए और आप जो कविता किताब लिखे केवल 10,000 रुपये महीना कमा पा रहे हो, तो बाकी 40,000 कहाँ से लाओगे? कुछ और करना Exactly, पड़ेगा। ये चीज मैं जवाब नहीं दे सकता इस चीज का जवाब तो वही व्यक्ति देगा जो खुद इस चीज को कर रहा है। उसको पता है कि मुझे कितने रुपए महीना चाहिए और मैं कितने कमा पा रहा हूँ। तो इसका कोई एक जवाब देना संभव नहीं है कि आपको फुल टाइम राइटर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण देता हूं मैं कि जैसे मैं फुल टाइम राइटर नहीं हूं और ना मैं बन सकता, क्योंकि मैं अपनी नौकरी तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन कई लोग हैं जो फुल टाइम राइटर हैं, मैं अपने शौक के लिए लिखता हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो, जैसे उदाहरण दूं आपको, दिव्य प्रकाश दुबे फुल टाइम राइटर हैं, बिल्कुल नीलोत्पल मृणाल जो है फुल टाइम राइटर हैं। तो इंग्लिश में फुल टाइम राइटर होते हैं अभी तक, हिंदी में अभी तक नहीं है, क्योंकि हिंदी में कमाई ज्यादा नहीं है, हिंदी की किताबें बहुत ज्यादा बिकती नहीं है। जबकि इंग्लिश में आप देखें, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, ये जितने भी लोग हैं ये सब खाली राइटिंग करते हैं। दुर्जॉय दत्ता, ये लोग कुछ और काम नहीं करते, क्योंकि राइटिंग में ही वो मिलियंस में कमा लेते हैं, तो उनको उसके अलावा कुछ और काम करना नहीं पड़ता। लेकिन हिंदी में वो हजारों से ज्यादा कुछ लाख तक ही बेचारा पहुंच पाता है साल में, तो इसलिए उसको कुछ और काम करना पड़ता है। जी जी, एग्जैक्टली वही मेरा सवाल था कि अभी हिंदी को उस स्तर तक पहुंचने में कि आप सिर्फ आप कविताएं लिख के या सिर्फ अपनी किताबें लिख के प्रॉपर एक अच्छी लिविंग अपने हिसाब से कर सके, उसमें अभी जरा वक्त लगेगा। मुझे नहीं लगता वक्त, क्या एक्चुअली क्या है ना, हिंदी थोड़ी खराब लगेगा आपको सुनने में, लेकिन हिंदी धीरे धीरे मरेगी। आई एम सॉरी, क्योंकि जब आप पढ़ाई पूरी इंग्लिश में करोगे, उसके बाद एकेडमिक्स पूरा, मतलब चाहे आप ह्यूमैनिटीज पढ़ो, चाहे आप कॉमर्स पढ़ो, चाहे आप साइंसेस पढ़ो, सब कुछ इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ना पड़ रहा है। फिर जब आपको नौकरी मिलती है, वहां पे आप जहां भी करती हैं काम, भले ही आपको हिंदी की वजह से काम मिला है, पर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कर सकते हो क्या आप वो काम जो आप करते हो? कन्वर्सेशन सारी इंग्लिश में होती है, प्लस आपकी जो मेल्स होती हैं वो इंग्लिश में ही ड्राफ्ट करनी होती है, वो इंग्लिश में जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली कामकाज की जो भाषा है वो इंग्लिश बन गई है, केवल गवर्नमेंट को छोड़ के। और गवर्नमेंट में भी आधा काम तो इंग्लिश में ही होता है। तो इसलिए ये कहना कि एक टाइम ऐसा भी आए, हालांकि चीजें बेटर भी हुई है, मैं ये मानता हूं कि हिंदी राइटिंग में लोग पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, पर बहुत ज्यादा उम्मीद करना या बहुत ज्यादा हवा में रहना ठीक नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब अमीश और चेतन भगत जितना हिंदी का राइटर कमाएगा, मुझे नहीं लगता वो दिन कभी आएगा। हाँ बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये एक है सैड ट्रुथ, जो मैं वैसे तो जिस पे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि बात यहाँ पे हुई है तो मुझे भी ये लगता है कि जिस हिसाब से जब हम बात करते हैं प्रॉपर इंग्लिश की या फिर हम बात करते हैं खालिस उर्दू की, तो इस तरीके से शायद बहुत कम लोग होंगे जो पूरी तरह शुद्ध हिंदी में बात करते होंगे। हम लोग जब भी बात करते हैं आम बोलचाल की भाषा में भी कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम अलग अलग लैंग्वेजेस से उठाते हैं। तो मुझे लगता है ये सब भी बहुत रीजंस हैं कि हम लोग खुद भी उस तरीके से हिंदी को सर्व नहीं कर रहे, तो ये एक्सपेक्ट करना है कि जब हम हिंदी की वो खिदमत नहीं कर रहे कि हिंदी की जो स्क्रिप्ट है देवनागरी लिपि, सबसे बड़ी खतरनाक बात यह कि वो लिपि मर रही है। वो लिपि ऐसे मर रही है कि हम लोग जब व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो हम पूछते हैं क्या हाल है, तो हम क्या हाल है को आधा के या क्या ऐसे देवनागरी में ना पूछ के हम KYA क्या रोमन में लिखते हैं, HAL हाल है, HAI है, तो ऐसे रोमन में पूछ रहे हो। तो ये इतना बड़ा नुकसान हो रहा है इससे हिंदी का कि धीरे धीरे वो स्क्रिप्ट मरती है, उसके बाद भाषा मरने लगती है। हिंदी का भविष्य उज्जवल है, मैं मना नहीं कर रहा, पर अगर ऐसे हम स्क्रिप्ट को मारेंगे तो धीरे धीरे हिंदी भी मरेगी। बिल्कुल। हाँ खैर ये तो है एक बहुत सैड ट्रुथ। खैर समय की सीमा की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि
बाकी जो सेक्टर्स हमने जिन पे बात की, सिनेमा की हो या मीडिया की हो या गवर्नमेंट जॉब्स की हो, इसके अलावा ऐसे कोई सेक्टर्स हैं जो मैं पूछना जो, क्योंकि आपने शुरुआत में मेंशन किया था कि देयर आर 7 सेक्टर्स, तो वो 7 में से कोई ऐसा सेक्टर है जो हमने मिस किया हो जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? एक सेक्टर रह गया है, एडवर्टाइजिंग वाला, विज्ञापन वाला, और एक डिजिटल मार्केटिंग वाला। डिजिटल मार्केटिंग वाली बात सोशल मीडिया में कवर हो जाती है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब है। आजकल लोग जो एडवर्टीजमेंट देने वाले लोग हैं, जो कोई बिजनेस रन करते हैं, कोई स्टार्टअप चलाते हैं, हर किसी को अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करना है। उसके लिए उसको वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को वायरल कर दूं। उसके लिए काफी सारे लोग आजकल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा विज्ञापन देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या जैसे कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आजकल, जो आपके प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पे शेयर कर देते हैं, उसके बदले आपसे मनी चार्ज कर लेते हैं। तो आजकल एडवर्टीजमेंट जो है वो अलग तरह का हो गया है, वो डिजिटल मार्केटिंग होने लग गया है। और डिजिटल मार्केटिंग में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो डिजिटल मार्केटिंग से रोजगार आजकल कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग। और जैसे हम फॉर एग्जांपल एक राजस्थान टूरिज्म का मैं डायरेक्टर हूं, और हमने भी एक ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर की हुई है जो हमारा हैंडल, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको चलाती है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को चलाने के लिए एजेंसीज हायर की हुई हैं, जिनको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बोलते हैं या फिर सोशल मीडिया एजेंसीज बोलते हैं। तो और बाकी एडवर्टाइजिंग का तो काम है ही, जैसे कि चाहे वो जब भी कोई विज्ञापन बनता है तो उसकी जो कॉपी लिखी जाती है उसमें कुछ कैची टैगलाइंस या कुछ कैची स्लोगन्स तैयार करने पड़ते हैं। वो सब काम एडवर्टाइजिंग फर्म्स करती हैं। जैसे पीयूष पांडे का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े जी, गुरु। तो ऐसे कोई प्रसून जोशी भी एड गुरु हैं आजकल, वो एड में थोड़ा कम काम करते हैं, पर ठंडा मतलब कोका कोला उन्होंने ही लिखा था, जो बाद में बहुत फेमस हुआ। तो कुल मिला के अगर मैं सम अप करते हुए 7 सेक्टर्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए, उनके नाम एक बार बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ताकि एक बार एक तरह से रिमाइंड हो जाए आपसे। पहला सेक्टर मीडिया का है। मीडिया में भी कई सारे वर्टिकल्स हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया और सोशल मीडिया। दूसरा सेक्टर है सिनेमा और टेलीविजन का। इसके अंदर आपके आ जाएंगे स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, लिरिक्स राइटिंग और डबिंग और ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तीसरा सेक्टर जो मैंने अभी बोला एडवर्टाइजमेंट का और डिजिटल मार्केटिंग का सेक्टर है। चौथा सेक्टर है ट्रांसलेशन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, इंटरप्रिटेशन और इन सब जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड चीजें हैं। एक सेक्टर आ जाएगा पांचवा आपका गवर्नमेंट वाला सेक्टर, जिसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ जाएंगे, जिसमें आपका टीचिंग एंड रिसर्च वाला सेक्टर आ जाएगा, प्रोफेसर या टीचर बनने वाला, या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एक आपका जो सेक्टर है वो राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग। आप लेखक भी बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके सारे सेक्टर्स हो जाते हैं, जिसमें हिंदी में मैं समझता हूँ अभी कुछ चीजें रेडियो वाला, मीडिया में एक रेडियो वाला और मिस हो गया, रेडियो और पॉडकास्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं आगे। और अभी चूंकि लॉकडाउन रहा पिछले साल भी, इस साल भी, तो वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया का यूज बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऐसे में जो लोग नई नई वेबसाइटें, नए नए सोशल मीडिया हैंडल्स खोल रहे हैं, उन सब पे रीच बहुत अच्छी आ रही है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, यूट्यूबर। ये यूट्यूबर क्या होता है, या है ना, तो कई लोग होते हैं जो यूट्यूब पे अच्छे अच्छे लेसन्स बना के डालते हैं और उनके व्यूअरशिप के हिसाब से यूट्यूब से उनको रेवेन्यू मिलता है, जो यूट्यूब उस पर एडवर्टाइजमेंट चलाता है। तो वो भी एक बिल्कुल घर बैठे, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो मतलब कुल मिला के अभी बहुत डेमोक्रेसी हो गई है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप में दम है तो आप आगे जाओगे, और आप में दम नहीं है तो आप उतना आगे नहीं जा पाओगे। किसी सिफारिश की, किसी अप्रोच की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि एक और चीज जो पता नहीं कब तक चले, लेकिन अभी फिलहाल तो शायद बहुत ट्रेंड में है, मुझे लगता है, जो अभी आपने मेंशन भी किया था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो अगर आप एक्चुअली बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं या किसी चीज में आप बहुत अच्छे हैं, तो
तो इंस्टाग्राम पेजेस या ट्विटर पेजेस पीपल एक्चुअली पे टू गेट देयर थिंग्स प्रमोटेड, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। बिल्कुल, एकदम। तो इसी के साथ ये मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल था, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो कहीं इधर उधर थी और हम लोगों के दिमाग में भी नहीं थी, क्योंकि जब हम बात करते हैं हिंदी की तो बहुत लिमिटेड स्कोप नजर आते हैं, लेकिन जब इस तरीके से बातचीत होती है और हम रिसर्च करते हैं और जानने लगते हैं तो समझ में आता है कि चीजें हैं और खुली हुई हैं, हमें बस उन तक पहुंचना है। और ये आपसे बातचीत आज एक बहुत अच्छा माध्यम रहा बहुत सारी चीजों के बारे में जानने का, और मुझे उम्मीद है कि आज जो भी लोग हमारे साथ जुड़े उनके लिए डेफिनेटली 4-5 तो और वर्टिकल्स खुले होंगे जानने और एक्सप्लोर करने के लिए। तो हिंदी वालों को हताश होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत स्कोप है, और निशांत सर जैसे लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत सर कि आपने इतना ज्ञानवर्धक और पथ प्रदर्शक सेशन हमारे साथ किया। निश्चित तौर पर हमारी जो भी ऑडियंस है जो हमें फेसबुक के थ्रू या फिर यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं, उनको हिंदी में रोजगार के कई नए अवसरों के बारे में जानने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी इस शानदार सेशन को मॉडरेट करने के लिए। और जो लोग भी हमें देख रहे हैं यूट्यूब से या फेसबुक के माध्यम से, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगला सेशन हम 6 बजे शुरू करेंगे। हमारा अगला सेशन पत्रकारिता कल, आज और कल विषय पर होने वाला है, जर्नलिज्म देन वर्सेस नाउ। और हमारे इस अगले सेशन के मुख्य वक्ता है श्री अमनप्रीत सिंह जी, जो कि डेप्यूटी ब्यूरो चीफ है पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, और इस सेशन को होस्ट करने वाले हैं श्री अनिरुद्ध गुहा साहब, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं MITS की पत्रकारिता कम्युनिटी के। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। 6 बजे हम अपना दूसरा सेशन प्रारंभ करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ इस सेशन में जुड़े रहे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।